मित्रों नमस्कार। इस वक्त मैं हूं इंदौर में श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी के यहाँ पर। आप एक विशद कलाविद हैं। वो परंपरा हमारे यहाँ चित्रांकन की लघु चित्रों की थी, जिसको आप मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। वो परंपरा जो है, एक लामा तारानाथ हुए हैं तिब्बत के, उन्होंने 16वीं शताब्दी के अंदर एक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर दो शैलियाँ चित्रांकन की पनपी थी। 7वीं 8वीं शताब्दी में, एक पश्चिम भारत में, एक पूर्वी भारत में। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी चित्रांकन परंपरा जो अजंता में पनपी, उसका प्रभाव एलोरा के चित्रों पे नहीं है। एलोरा के चित्र भिन्न परंपरा में बने हुए हैं और वो परंपरा अजंता की जो है वो विकसित होती हुई दिखाई देती है बंगाल में 8वीं 9वीं शताब्दी में। कैम्ब्रिज में मैं देख के आया था हमारे यहाँ 8वीं 9वीं शताब्दी में, और गिलगिट के अंदर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें लकड़ी के ऊपर चित्रण किया गया है। और निस्संदेह हमारे यहाँ 9वीं 10वीं शताब्दी में जो पाल शासक थे बंगाल के, विटपाल मुख्य रूप से, उन्होंने अपने यहाँ भोजपत्रों के ऊपर चित्र बनवाने शुरू किए और ये बौद्ध विषयों के चित्र थे जिनके ऊपर अजंता शैली का प्रभाव था, जिसमें प्रज्ञापारमिता और महामयूरी गंडाक्ष ऐसे जो बौद्ध ग्रंथ थे वो उनके ऊपर चित्र बने, सचित्र ग्रंथ थे। और लेकिन हमारे यहाँ इस बात का श्रेय निस्संदेह जैन समुदाय को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हमारे यहाँ की चित्रांकन परंपरा को संरक्षित करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके यहाँ विशेष रूप से आपके श्वेतांबर आमनाय में, श्वेतांबर संप्रदाय में बहुत सारे सचित्र ग्रंथ बने। कल्पसूत्र बना, कल्काचारी कथा बना, औधर नियुक्ति बना, दशवई कालिक बने। तो ये जो सचित्र ग्रंथ थे, ये इनको दान में श्रेष्ठ वर्ग दिया करता था। वो धर्म से जुड़ गया माम। तो भट्टारक करके एक संस्था जन्मी 8वीं 9वीं शताब्दी में, जिनका कार्य ये था कि वो जो दान में श्रेष्ठ लोग ग्रंथ देते हैं, वो दान में दिए गए ग्रंथों को जो है वो लें और उनको सुलभ कराएं। तो वो परंपरा धर्म से चूंकि जुड़ गई, इसलिए चलती रही। वैसी ही परंपरा नाथद्वारा में जुड़ी। नाथद्वारा में हम जो चित्रांकन की परंपरा देखते हैं, वहाँ की जगह गोपीनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने चित्र सेवा को जोड़ दिया कि भाई चित्र सेवा जो है भगवान की सेवा है। तो चित्र सेवा जहाँ भगवान की सेवा बन गई, वहाँ मिछवई बनी और नाथद्वारा की एक अलग शैली बन गई। इसी तरह से लगभग 500 वर्षों का इतिहास जैन परंपरा का है। और उस शैली को, एक बात बड़ी रोचक है, जैसे मैंने आपने पहले पूछा था कि भाई ये साहित्य और कला कैसे जुड़ते हैं, तो एक इसका अच्छा उदाहरण है। रायकृष्ण दास जी जो थे, उन्होंने जिस शैली में ताड़पत्रों और भोजपत्रों के ऊपर ये जैन ग्रंथ विशेष रूप से कल्पसूत्र और कल्काचारी बने, उस शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया। अपभ्रंश शैली कैसी? उस समय बड़ी अनगढ़ भाषा चलती थी, जिसकी कोई ढंग की व्याकरण नहीं होती थी, जो बोलने में भी बड़ी कटु मतलब होती थी, उबड़ खाबड़ भाषा जैसी होती थी। तो चूँकि वो चित्र भी वैसे ही बनाए जाते थे, उसमें जो है वो आँख के आगे नाक निकाल दी जाती थी, जिसको फारदाराई कहा जाता है। तो ऐसे जो
खिलौने जैसे जो आकृतियाँ बनती थीं उनमें कोई शोभा तो होती नहीं थी, वो कोई सुंदर तो होती नहीं थी। तो राय कृष्ण दास जी ने कहा कि भाई इसको किस पश्चिम भारतीय शैली मत कहो, गुजरात में बने तो इसको जो है वो गुजरात शैली मत दो, कोई नामकरण ना दो, इसको अपभ्रंश शैली कहो, क्योंकि ये जो भाषा है वो यहाँ के चित्रों में प्रतिबिंबित हो रही है। तो ये साहित्य और कला का जो अनुशासन की परंपरा है ये अपभ्रंश शैली के माध्यम से हम जान सकते हैं, क्योंकि राय कृष्ण दास जी भी साहित्य और कला के संगम व्यक्तित्व थे। थोड़ा पीछे चलें, जैसे मैंने अपन भित्ति चित्र की बात कर रहे थे, तो ये भित्ति चित्र की और अपभ्रंश शैली की परंपरा जो है 16वीं शताब्दी तक चली। अकबर जब बाबर आया 1526 में, तो वो उसका तो शासनकाल बमुश्किल 4 बरस रहा और उसकी कोई अपनी चित्रशाला भी नहीं थी, लेकिन वो चित्रों के बारे में उसको जानकारी थी। और एक behzad नाम का, कमालुद्दीन behzad नाम का एक चित्रकार हुआ करता था ईरान का, उसके चित्रों की उसने समीक्षा की थी। हुमायूं का समय तो जो है वो दौड़ते भागते बीता, शेरशाह ने जो है उसको पराजित कर दिया था तो वो भाग रहा था। लेकिन हुमायूं के बाद वो अपने साथ ईरान के कुछ कलाकार लाया भी था, उसकी वृत्ति कलात्मक थी, लेकिन अकबर को काफ़ी काम करने का समय मिला और उसने जो है वो हमारे जितने भी हिंदू ग्रंथ थे उन सब का उसने अब्दुल कादर बदायूनी से विशेष रूप से अनुवाद कराया। और फिर रज़्मनामा का अनुवाद उसने महाभारत के नाम से कराया, अनवार सुहेली के नाम से कराया, तूतीनामा के नाम से जो है वो हमारे यहाँ की शुक सप्तशती जो है वो अनुदित हुई। ऐसे तमाम ग्रंथ उसने कराए अनुवाद में और उनको सचित्र रूप से बनवाया भी। तो वो सचित्र ग्रंथों की परंपरा अकबर के समय में जो पनपी, तो वो तो ईरान से परंपरा जुड़ती थी, क्योंकि ईरान के उस्ताद कलाकार आके और काम कराते थे, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे वो तो हमारे भारतीय देशज लोग थे हमारे, और वो समाज के निम्न वर्ग से आए हुए लोग थे। अकबर के शासनकाल में जिन लोगों ने चित्र बनाए वो तो समाज के निम्न वर्ग से आए हुए थे। हमारी देशज परंपराओं का संविलियन उसमें हुआ। और इम्पीरियल मुग़ल कलम जो थी उसमें भले ईरानी प्रभाव ज़्यादा रहा हो, लेकिन बाद में जो सब इम्पीरियल कलम कहते हैं या उसके बाद बाज़ार कलम कहते हैं, उसके बाद लखनऊ में, अवध में, मुर्शिदाबाद में जो कलमें पनपी चित्रशैली की, पटना में बाद में, वो प्रोविंशियल मुग़ल कहलाती हैं। तो उनके अंदर जो है वो चित्र बने। लेकिन औरंगज़ेब के समय तक आते आते ये चित्रांकन की जो मुग़ल शैली थी इसका पराभव हो गया। शाहजहाँ के समय से ही पराभव होना शुरू हो गया। जहांगीर के समय में इसने उत्कर्ष पाया। शाहजहाँ तो जो है स्थापत्य का प्रेमी था, इसलिए चित्रों के बारे में उसका बहुत ध्यान गया नहीं। उसके समय की जो आत्मकथा उसकी जो है वो जो लिखी गई है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, पातशाहनामा, वो अभी विंडसर कैसल में रखा हुआ है, सचित्र है वो। उसके समय में चित्र बने, स्फुट चित्र बहुत बने। जहांगीर के समय में चित्रांकन की जो मुग़ल परंपरा थी उसने अपना पर्याप्त विकास पाया और उत्कर्ष को छुआ भी। शाहजहाँ के समय में इतना विकास नहीं हुआ और औरंगज़ेब के समय में तो उसने कहा था कि भाई ये उसकी तो कोई रुचि नहीं थी। वो तो ग्वालियर के किले में जो उसके जो रिश्तेदार कैद कर रखे थे उनको अफ़ीम का प्याला देता था रोज़, और चित्रकारों से चित्र बनवा के ये देखता था कि इनकी हालत में कितना गिरावट आई है, ये कब मरेंगे। तो ये जब चित्रकारा का कला का हाल हुआ तो वहाँ के जितने चित्रकार थे मुग़ल दरबार के, वो आए राजस्थान में की मरुभूमि में, और उन्होंने वहाँ रंगों और रेखाओं की ऐसी मंदाकिनी बहाई कि कृष्ण लीला की अद्भुत सृष्टि हुई। और वैसी ही सृष्टि जो है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब की इन पहाड़ी क्षेत्रों में हुई, जहाँ के छोटे छोटे ठिकानों में संसार चंद्र जैसे राजा हुए जिन्होंने कांगड़ा शैली को प्रोत्साहित किया। और वहाँ पंडित सेऊ हुए, उनके पुत्र हुए मानकू जिन्होंने गीत गोविंद के सचित्र चित्र बनाए। उनका महान छोटा भाई जो है वो हुआ जिसको गुलेर कलम का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहा जाता है, उसका नाम ही नयन सुख था।
तो उसने अपने नाम को ऐसा सार्थक किया कि उसके चित्र देखो तो आप विस्मित हो जाते हो, तो आपकी नयनों को इतना सुख मिलता है कि उसका नाम सार्थक कर देता है वो। तो ये सब चित्रकार जो थे, इन्होंने फिर पूरी कृष्ण लीला को मुख्य रूप से चित्रित किया और ये चित्र हमारे सामने आते हैं। उनमें सबसे अच्छी शैली कांगड़ा की मानी जाती है, जिसमें गीत गोविंदम जैसे चित्र को सचित्र रूप से बनाया गया, और पहाड़ों में, और इधर राजस्थान में मानी जाती है किशनगढ़ की, जहाँ बड़ी ठणी बनी। बड़ी ठणी मतलब जो बड़ी ऑर्नामेंटल है, जो बहुत अलंकृत है। और मैं तो पेरिस में काफ़ी समय रहा हूँ, मैंने मोनालिसा को भी देखा है और लूव्र में कई बार देखा है, निकट से देखा है, वहाँ के आर्ट हिस्टोरियंस से बात की है। और लेकिन मुझको लगता है कि जो बड़ी ठणी हमारे यहाँ चित्रित हुई, उसका सौंदर्य जो है वो वहाँ मोनालिसा का सौंदर्य उसके सामने कहीं ठहरता नहीं है। उसकी ब्रांडिंग ज़्यादा हुई है, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है। हमारे यहाँ शास्त्रोक्त रीति से जो निहालचंद ने बड़ी ठणी रची है, वह वास्तव में एक अद्वितीय कृति है, राधा का रूपांकन है वो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो इतनी सुंदर बनी हुई है कि रंगों और रेखाओं की या रूप की ऐसी बिसात नहीं कि जो उसको अपने आप में बांध ले, इसलिए चित्रांकन की संज्ञा तो उसके सामने गौण हो जाती है। वह वास्तव में चित्रांकन नहीं, राधा का राधांकन है, और यही उसकी सबसे अच्छी संज्ञा हो सकती है।